हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनके बारे में हम लोगों ने कवर किया था और हमने प्रश्न भी किया था। तो उस प्रश्न का आंसर जो है वीडियो के लास्ट में दे दिया जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सामान्य एग्रीकल्चर के बारे में जितने 4-5 वीडियो गए हुए हैं, 1-2 वीडियो और जाएंगे। वो कब जाएंगे? जैसे परियोजनाओं से, इम्पोर्टेंट परियोजनाओं से हुआ, उनसे एक वीडियो बनेगा तो उसको बाद में कर लिया जाएगा। अब हम लोग आज बढ़ेंगे सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी के ओर से जो है हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से आज की क्लास से दोस्त जो है 1 से 2 प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब एग्रोनॉमी जैसे कि आपके टीए में कहने का मतलब 10 से 15 क्वेश्चन आपको एग्रोनॉमी से देखने को मिलेगा, जनरल एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी से। ठीक है, तो आपको कैसे तैयार करना है? आपके पास बुक होगी ये, तो आपको करना क्या है, लीड लगा लेना है, ईयरफोन लगा लेना है अपने कानों में। और जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे माइक्रोराइजा एक सहजीवी घटक है, तो आप जो है इसको उसी तरीके से मंथन करिएगा, जैसे हम बोलेंगे वैसे आप उसका जवाब दे दीजिएगा। इससे आपका नॉलेज जो है इम्प्रूव हो जाएगा और क्या तैयार है क्या नहीं तैयार है इसकी भी जानकारी आपको हो जाएगी। जैसे कि अभी तक क्या है, कितनी बार भी पढ़े हो लेकिन तैयार है कि नहीं है, ये रिवीजन का तरीका है, बहुत बेस्ट है। आप लोग ये प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज से स्टार्ट रहेगा एग्रोनॉमी। आप जो है कुछ फ्रेंड्स जो नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो है न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग शुरू करते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी बहुत ही, जैसे कि अब हमको शुरू करना क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु जो है आपके जहाँ से एग्रोनॉमी स्टार्टिंग होती है, इतना जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं, कम से कम इतना तो आपको तैयार होना चाहिए 100%। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, माइक्रोराइजा एक सहजीवी घटक है, यानी कि माइक्रोराइजा इज अ सिम्बायोटिक जो है एसोसिएशन बिटवीन, तो फफूद एवं पौधों की जड़ों का, यानी कि फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। तो फ्रेंड्स, जैसे कुछ फ्रेंड्स का ये भी था कि सर इंग्लिश में पढ़ाएं, हिंदी में बताएं, तो दोनों में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे अब हम बोले कि माइक्रोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, तो अब दोनों में दुगना टाइम लग जाएगा। इसलिए पहले आप लोग हिंदी पढ़ लीजिएगा। जो फ्रेंड्स इंग्लिश वाले हैं उसको जो है बाद में देख लिया जाएगा। इंग्लिश वाले हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, पर हिंदी वाले जो हैं हमारे मित्र, तो उनको ज़्यादा कठिनाई होगी हिंदी इंग्लिश में पढ़ने में। इसलिए जो है पहली सीरीज जो है हिंदी में चलाई जा रही है। चलिए अब हम शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। वैक्यूलर जो है अर्बोकुलर माइक्रोराइजा का प्रयोग किया जाता है, किस में प्रयोग किया जाता है? वैक्यूलर अर्बोकुलर माइक्रोराइजा का प्रयोग किस में किया जाता है? पौधों की जड़ों में पीक होलन फफूद के रूप में, मतलब फास्फोरस के रूप में किया जाता है। अनाजों में किस अमीनो एसिड की कमी होती है? अनाजों में, यानी कि सीरियल आर जो है डिफिशियंट इन विच अमीनो एसिड, तो लाइसिन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख लीजिएगा। अब हम हिंदी में ही कवर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो है ये हो गया। देखो, अमीनो एसिड किसकी दालों में पल्स में कमी पाई जाती है? ठीक है, तो मेथियोनिन की कमी पाई जाती है, यानी कि किस अमीनो एसिड जिसकी दालों में कमी पाई जाती है, यानी पल्सेस क्रॉप में कमी पाई जाती है मेथियोनिन की। और सीरियल की बात करेगा तो आप लाइसिन बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त यंत्र कौन सा है? तो पावर टिलर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अमोनियम पॉलीफॉस्फेट में शामिल है। अमोनियम पॉलीफॉस्फेट में कितना % नाइट्रोजन जो है उपस्थित है? क्या क्या जो है इसमें शामिल है? अमोनियम पॉलीफॉस्फेट में तो 15% नेयन है और 62% P2O5 है। ठीक है, TZ यानी कि टेट्राजोलियम परीक्षण, टेट्राजोलियम टेस्ट इज डन फॉर
जो होता है बीजों की जीवन क्षमता वेरिएबिलिटी के लिए जो है किया जाता है, वेरिएबिलिटी ऑफ सीड। ठीक है, ये पहले भी हम बता चुके हैं इसको। अब आते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धान की गीली नर्सरी में पानी स्तर बनाए रखा जाता है। कितना पानी स्तर बनाए रखा जाता है? तो 5 सेंटीमीटर पानी बनाए रखा जाता है। पडलिंग की क्रिया हेतु धान के खेत में पानी की इष्टतम गहराई कितनी होती है? तो 5 सेंटीमीटर होती है। यानी कि दोनों में, धान की नर्सरी में 5 सेंटीमीटर और पडलिंग की क्रिया जो की जाती है धान में, ये पूछ सकता है पडलिंग की क्रिया किस में की जाती है? तो धान में की जाती है। कितनी सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है? इष्टतम गहराई 5 सेंटीमीटर होती है। वातावरण में अल्ट्रावायलेट किरणें यूवी रेंज जो है किसके द्वारा अवशोषित की जाती हैं? तो ओजोन परत के द्वारा अवशोषित की जाती हैं। इंपॉर्टेंट है। IARI के पहले भारतीय निदेशक कौन है? डॉक्टर बी विश्वनाथ जी हैं। ठीक है। और गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन व्हीट। तो क्या होती है? CRI स्टेज होती है। तो आप लोग कितने दिन में आती है? 21 दिन में आती है। ये भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग धान में। धान की झूमिंग खेती अपनाई जाती है। धान की झूमिंग खेती अपनाई जाती है तो कहाँ अपनाई जाती है? ये भी हमने बोला था, भारत के पूर्वी भाग में, यानी कि 7 सिस्टर राज्यों में झूमिंग खेती यानी झूमिंग कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टिकाऊ एग्रीकल्चर यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मूल उद्देश्य क्या है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी टिकाऊ कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक, खारे पानी में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? खारे पानी में जो उगते हैं तो किस नामों से जाना जाता है? हेलोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। फसल छत्रक यानी क्रॉप कैनोपी का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो आप किसके द्वारा बताएंगे? इंफ्रारेड थर्मामीटर द्वारा क्रॉप कैनोपी का तापमान मापा जाता है। आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिक्लेमेशन रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो कॉपर की कमी से होता है। रिक्लेमेशन रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो कॉपर की कमी से होता है। ड्रॉप टॉलरेंट जो है सूखा सहिष्णुता से संबंधित कौन सा है? ABA यानी कि एब्सिसिक एस्टिक एसिड। अब आते हैं पशु में कृषि में पशुधन का योगदान कितना है? तो 29.7% यानी कि 29.7% है। हार्मोन्स जो कीटनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स जो है, कौन सा हार्मोन जो है कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? 2,4-D इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसको देखिएगा आप लोग। ऋणायन एवं धनायन दोनों अवस्था में उपलब्ध पोषक तत्व कौन सा? जैसे कि हमारे जो पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है? तो 16 था, लेकिन लास्ट में एक बढ़ गया, 17 है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए हैं? 17 पोषक तत्व हैं। तो उसमें जो है पोषक तत्व हैं कितने? 17 हैं। तो ऋणायन एवं धनायन दोनों अवस्था में उपलब्ध पोषक तत्व कौन सा? नाइट्रोजन है। ठीक है, अब आते हैं सुषुप्त अवस्था। डॉर्मेंसी ब्रेकिंग हार्मोन्स है, कौन सा है? जिब्रेलिक एसिड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉर्मेंसी ब्रेकिंग हार्मोन्स यानी कि सुषुप्त अवस्था को तोड़ने वाला कौन सा हार्मोन्स है? जिब्रेलिक एसिड है। वह मानसून जो सर्दियों में तमिलनाडु में वर्षा कराता है, वर्षा का कारण कौन सा बनता है या कराता है? कौन सा है? उत्तरी पूर्वी मानसून है। अब दक्षिण जो है तमिलनाडु जो है दक्षिणतम जो है राज्य है। तो आप अब इस तरीके से कैसे सोचेंगे उत्तरी पूर्वी है तो दक्षिणी पूर्वी मानसून लगा देंगे? तो नहीं, आप जो है उत्तरी पूर्वी मानसून जो है ध्यान रखिएगा। पौधों में तनाव में सख्त स्ट्रिक्ट हार्डनिंग करने वाला हार्मोन्स है, तो ABA एब्सिसिक एसिड।
एसिटिक एसिड। ठीक, आते हैं अब लास्ट में आते हैं हम लोग देखते हैं यूरिया में वायुरेट तत्व की अधिकतम मान्य सीमा कितनी है? तो 1.5% है। जबकि यूरिया में पारंडई छिड़काव में वायुरेट की अधिकतम सीमा कितनी है? तो आप कितनी बताएंगे? 2.25 से लेकर के 2.5% है, प्रतिशत है। ठीक है। कार्बनिक पदार्थों में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो आप कितनी बताएंगे? 58% बताएंगे। कार्बनिक पदार्थों में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 58% होती है। अब आते हैं गेहूं में प्रयुक्त प्रमुख जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर कौन सा है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एजोटोबैक्टर है। ज्वार एवं घासों में इस्तेमाल होने वाला जैव उर्वरक कौन सा है? एजोस्पेरिलम है। ये दोनों आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक है, आते हैं आगे बढ़ते हैं। वर्टिकल मल्च का उपयोग किस प्रकार की मिट्टी में किया जाता है? तो काली कपास, जिसे काली मिट्टी या कपासी मिट्टी कहा जाता है। किस राज्य में है सबसे ज़्यादा? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, हमने पहले भी बता चुके हैं इस बात में। आते हैं पोषक तत्वों की आवश्यकता के मापदंड किसके द्वारा दिए गए? तो अब किसके द्वारा दिए गए? अर्नोन एवं स्टाउच के द्वारा 1939 में दिए गए। इन्होंने 3 तरीके से बताया है। ठीक है, 3 परिभाषा दिया है। हम आगे जब सॉइल साइंस में इसको कवर करेंगे तो वहाँ बता दिया जाएगा। गेहूं के लिए इष्टतम लाइन से लाइन दूरी कितनी होती है? तो आप कितना बताएंगे? 22.5 सेंटीमीटर होती है। गेहूं के लिए गैर पारंपरिक क्षेत्र है तो जो है पूर्वी भारत है हमारा। भारत में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला प्रमुख फास्फोरस कौन सा है? DAP है। ठीक है, भारत में फास्फोरक उर्वरक हेतु DAP का अच्छा विकल्प कौन सा है? तो MAP और SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट। ठीक है, आते हैं इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। न्यूनतम BPL जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बात करेगा न्यूनतम BPL जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब बताएंगे। BPL लोगों की अधिकतम संख्या वाला राज्य की बात करता है तो कौन सा है? बिहार है। गन्ने के लिए अधिक अनुकूल जैव उर्वरक कौन सा है? एजोटोबैक्टर है। ठीक है, सोयाबीन के बीज की बुआई की गहराई रखते हैं? 3 सेंटीमीटर रखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत में धान की बाहर से लाई गई पहली किस्म कौन थी? तो TN1 थी। कब लाई गई? 1964 से 65 में लाई गई। भारतीय सरसों को जाना जाता है, इंडियन मस्टर्ड को जाना जाता है किसके नाम से? ब्रासिका जेनेसिया के नाम से जाना जाता है। विस्फोटक उर्वरक इम्पोर्टेंट है, कौन सा है? अमोनियम नाइट्रेट है। विस्फोटक उर्वरक पूछ सकता है कौन सा निम्न में से कौन सा है? तो अमोनियम नाइट्रेट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे प्रमुख मिट्टी का समूह है कौन से? जलोढ़ है, एलुवियल सॉइल जिसे कहा जाता है। सिंगल सुपर फास्फेट SSP में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? तो 12% या 12% होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद देखते हैं भारतीय मिट्टी में कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? जिंक की कमी होती है। ठीक है, भारतीय मृदा में किस स्थूल पोषक तत्व की ज़्यादातर कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारे भारतीय मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है। स्पाइक टूथ हैरो एक प्रकार का यंत्र है। किस प्रकार का यंत्र है? द्वितीयक जुताई का यंत्र है। ठीक है, मिट्टी की अम्लता को सही रखने के लिए सबसे अधिक जो होता है उपयोग करने वाला सामग्री किस चीज़ को उपयोग करते हैं? चूना का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये लोग आप जानते हैं। दियारा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट है दियारा खेती विधि का प्रयोग किस फसलों में किया जाता है? कुकुरबिटेसी जो फैमिली की होती हैं उनमें किया जाता है।
और कार्बनिक पदार्थों का सीजन रेशियो का अनुपात कितना है होता है, तो आप कितना बताएंगे? 10:1, यानी कि कार्बन 10 और जो होता है नाइट्रोजन 1%। राष्ट्रीय बीज अधिनियम पारित किया गया, इम्पोर्टेंट है, 1966 में किया गया। यानी कि जितना हम पढ़ा रहे हैं इम्पोर्टेंट बिट सभी को आपको एकदम तैयार होना चाहिए। 1 से 2 बार देखेंगे श्योर जो है आपको तैयार हो जाएगा और लोगों से आपको जो है आपको भिन्न देखने को अपने आप को मिलेगा। राष्ट्रीय बीज निगम NSC की स्थापना कब की गई? 1963 में की गई। दोनों को आपको ध्यान देना है। राष्ट्रीय बीज अधिनियम कब पारित किया गया? 1966। NSC की स्थापना कब की गई? नेशनल बीज निगम की स्थापना 1963 में की गई। अब इन दोनों को साथ में याद रख लीजिएगा। जड़ों रूट को बढ़ावा देने वाला हार्मोन्स कौन सा है? IBA है। और फूल एवं फल सेटिंग हार्मोन्स कौन सा? IAA है। ठीक है, इसको देखिएगा आप लोग इसी तरीके से। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेंच ट्रेसिंग तब की जाती है जब ढलान अधिक हो। कितना हो? 16 से 33% हो। मृदा का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन कहलाता है, स्थूल घनत्व कहलाता है। ठीक है, डिस्क हल का उपयोग किया जाता है। डिस्क हल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हार्ड या कठोर मृदा के लिए किया जाता है। ठीक है, पहला मानव निर्मित मैन मेड अनाज कौन सा है? तो ट्रिटिकेल है। ट्रिटिकम एस्टिकम जानते हैं, गेहूं का बोटेनिकल नेम है। तो नाइट्रोजन में आते हैं। अब हम लोग नाइट्रोजन को देखते हैं। नाइट्रोजन के लिए सबसे सस्ता उर्वरक कौन सा है? यूरिया है। ठीक है, और इसके बाद यूरिया हाइड्रोलिसिस का पहला उत्पादक है अमोनियम कार्बामेट है। नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? हमने पहले बताया है नाबार्ड की स्थापना कब की गई और उसको बता दिए थे। 1982 में की गई थी। किसकी सिफारिश पर की गई थी? शिवाराम रमन समिति के लिए की गई थी। और इसका कार्य क्या होता है? किसी क्षेत्रों में बैंकों को ऋण देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरसों के फल को किस रूप में जाना जाता है? सिलिकोआ के नाम से जाना जाता है। सरसों मस्टर्ड। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। मस्टर्ड के फल को किस रूप में जाना जाता है? सिलिकोआ के रूप में जाना जाता है। अनुपूरक सिंचाई को किस रूप में जाना जाता है? जीवन रक्षक सिंचाई के रूप में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिंचाई का हो गया है। अब आते हैं भारत में, देखते हैं। भारत में प्रमुख कृषि आयातित वस्तु है खाद्य तेल, 65% है। लूनीश्री एक किस्म है। किसकी किस्म है? तो सुपर राइस की किस्म है, यानी कि धान की किस्म है। एक ही पौधे पर अलग अलग नर और मादा पुष्पों का पाया जाना किस रूप में जाना जाता है? तो मोनोसियस के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड किस स्थान पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण किस स्थान पर स्थित है? तो चेन्नई में है। दोनों को आप लोग साथ में याद रखिएगा। राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बोर्ड चेन्नई में है और दिल्ली में है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, ब्यूरोट स्केल का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? पवन बल गति के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं मानक। एक मानक बार का मान होता के बराबर होता है तो 1033, यानी कि 1013.25 MB होता है। अंकुरों का मान डाई बैग किस तत्व की कमी से होता है? तो कॉपर की कमी से होता है। आप लोग फ्रेंड्स, तो इतना जो है आप लोग, अगला हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बचे हुए हैं उसको जो है अगले वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट में हम आपको प्रीवियस वीडियो का आंसर बता देते हैं क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन हमने पूछा था, विश्व में सर्वप्रथम कपास की व्यापारिक खेती कब की गई? तो 1996 में की गई। प्रथम जीन जो की था कॉटन में क्राई 1 AC जीन था। भारत में संकर धान के पिता किसे कहा जाता है? भारत में संकर धान के पिता E.A. सिद्दीकी को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास हम तो यहीं रखते हैं। इसी के सेशन पे अगले हम बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।